हेलो नमस्कार बच्चों। मैं हूं आपका मैथ्स गुरु नरेंद्र सैनी। ये मेरा चैनल लेवल अप मैथ्स बाय नरेंद्र सर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए एक मैथ सीरीज लेके आ रहा हूं, तो उसी मैथ सीरीज को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले अपन बात करेंगे नाइन्थ क्लास की। नाइन्थ क्लास के लिए मैं लेकर आया हूं चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम में, इस पूरे चैप्टर में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो सब यहाँ पे बताया हुआ है। इस पूरे चैप्टर में अपन पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब है जो नंबर सिस्टम है, इसमें नंबर क्या होता है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में किस टाइप के नंबर होते हैं ये सभी अपन इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। इसके बाद में है रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स का मतलब है कि जो नंबर्स है उसमें एक टाइप आता है रेशनल और इरेशनल, तो वो नंबर का जो टाइप है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इसके बाद में है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। नंबर्स दो टाइप के होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो जो रियल नंबर होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब है कि जब अपन किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद जो डेसिमल के बाद में, डिवाइड करने के बाद डेसिमल के बाद में रिमाइंडर जीरो आता है या रिमाइंडर चलता रहता है, या फिर मतलब डेसिमल के बाद में पॉइंट के बाद में डिवाइड कंप्लीट हो जाता है या फिर वो चलता रहता है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इसके बाद में है रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। मतलब जो रियल नंबर है उनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद में है ऑपरेशंस और रियल नंबर। रियल नंबर्स के ऊपर क्या क्या ऑपरेशंस है। रियल नंबर्स के ऊपर ऑपरेशंस का मतलब है मैथमेटिक्स में 4 ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड। उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद में है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। मतलब रियल नंबर के लिए एक्सपोनेंट्स के क्या क्या लॉज है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो अपन आगे चलते हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में अपन बात करेंगे नंबर्स की। तो नंबर्स में सबसे पहले है अपने पास नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब क्या है, जैसे यहां से पता चल रहा है नेचुरल। नेचुरल का मतलब है नेचर, मतलब नेचर में सबसे पहले, नेचर में सबसे पहले जो नंबर आया वो है नेचुरल नंबर। ये जो नेचुरल नंबर है वो स्टार्ट होता है 1 से। 1 से स्टार्ट होने का मतलब है बचपन में आपने जब काउंटिंग सीखी, मतलब जब छोटी क्लास में थे तो आपने जब काउंटिंग सीखी तो वो सीखी थी 1 2 3 4, ये चल रहा है। और ये चलता है कहां तक, इनफाइनाइट नंबर। ठीक है। तो जब अपन ने बचपन में जो काउंटिंग सीखी बस उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। तो मतलब नेचुरल नंबर का मतलब क्या हुआ, ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑन ऑल काउंटेबल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। मतलब जितने भी काउंटिंग नंबर है वो सब क्या है, नेचुरल नंबर्स है। अब बात करते हैं होल नंबर्स की। इन नेचुरल नंबर में जीरो शामिल नहीं है, तो क्या किया जाए, जीरो को इन नेचुरल नंबर्स में मिला दिया जाए तो वो क्या बन जाएंगे, होल नंबर बन जाएंगे। मतलब जीरो को अपन ने क्या किया, इस नेचुरल नंबर में इंक्लूड कर दिया तो वो क्या बन गया, होल नंबर बन गया। अब 1 मिनट में यहां पे आपको बता दूं कि कोई भी दो नेचुरल नंबर 1 और 2, क्या इसके बीच में कोई दूसरा नेचुरल नंबर है, 1 और 2, क्या इसके बीच में कोई दूसरा नेचुरल नंबर है, नहीं। 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन 1 और 3 के बीच में नेचुरल नंबर है, वो है 2। इसका मतलब यह हुआ कि 1 और 2 के बीच में जो नंबर आएगा, लाइक जैसे 1.5, 1 और 2 के बीच में नंबर आ गया 1.5। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो 1.5 है ये नेचुरल नंबर में काउंट नहीं होगा। ये है तो इन दोनों नंबर्स के बीच में, लेकिन ये नेचुरल नंबर में काउंट नहीं होगा। इसी प्रकार ये होल नंबर है, इसमें भी इस टाइप के जो नंबर आएंगे जैसे 2 और 3, 2 और 3, तो 2 और 3 के बीच में नंबर आ रहा है वो है 2.5। तो ये जो 2.5 है ये भी होल नंबर में काउंट नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नेचुरल नंबर है वो सिर्फ काउंटेबल नंबर होते हैं, जो अपन ने बचपन में काउंटिंग सीखी थी 1 2 3 4।
ऐसे होल नंबर है, उसमें सिर्फ अपन ने क्या किया है, इन नेचुरल नंबर्स में सिर्फ जीरो को इंक्लूड किया है, इंक्लूड करते क्या बन गया, होल नंबर बन गया। अब अपन बात करते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है कि ये सभी नंबर, नेचुरल और होल नंबर, ये सभी नंबर पॉजिटिव नंबर्स है। तो जिस प्रकार पॉजिटिव नंबर होते हैं उसी प्रकार नंबर्स नेगेटिव भी होते हैं। तो ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स आर इंटीजर्स। मतलब जितने भी माइनस इनफाइनाइट तक चलेंगे, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और इनफाइनाइट, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स, ये सभी नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। अब मैं बात करता हूं जीरो की। जीरो ना तो पॉजिटिव है और ना नेगेटिव है। जीरो ना तो पॉजिटिव नंबर है ना नेगेटिव नंबर है। या फिर ये कह सकते हो कि जीरो को आप नेगेटिव भी बोल सकते हो और जीरो को पॉजिटिव भी बोल सकते हो। मतलब जीरो पॉजिटिव भी है तो नेगेटिव भी है, पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव भी नहीं है। तो इसका मतलब जीरो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, या फिर पॉजिटिव भी है तो नेगेटिव भी है। मतलब अगर जीरो को -0 भी लिख सकते हैं और +0 भी लिख सकते हैं, या फिर +0 भी लिख लो या +0 या -0 कैसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गए इंटीजर्स। इसके बाद में बात करते हैं अपन प्राइम नंबर्स। ये आपने पिछली क्लासों में पढ़ा है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं कि ऐसे नंबर जो जिनका फैक्टर, ऐसे नंबर जिनके फैक्टर क्या हो, सिर्फ खुद, और मतलब ऐसे नंबर जिनके फैक्टर या तो खुद हो या 1 हो, या फिर यह बोल सकते हैं कि ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद की टेबल में ही आता हो। ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद की टेबल में ही आता हो तो वो होते हैं प्राइम नंबर। मतलब ऐसा नंबर जो किसी दूसरी नंबर की टेबल में नहीं आता हो, या जिसके फैक्टर सिर्फ 1 और वो खुद नंबर होता है, वो होते हैं प्राइम नंबर। लाइक जैसे 2 है, 2 सिर्फ 2 की टेबल में ही आता है या फिर 1 की टेबल में आता है। या फिर यह समझ लो कि 2 के पर अगर फैक्टर करेंगे तो 2 के फैक्टर क्या होंगे, 2 × 1, या तो 2 का फैक्टर 2 होगा या 1 होगा। तो सिर्फ इसके दो ही फैक्टर होंगे, या तो नंबर खुद होगा या 1 होगा, इसलिए इसको अपन क्या कहेंगे, प्राइम नंबर। तो फर्स्ट प्राइम नंबर होता है 2, इसके बाद में है 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, 17, लाइक ये सभी ऐसे नंबर है जो सिर्फ खुद की टेबल में ही आते हैं। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये वाला नंबर है। ये इंपॉर्टेंट कैसे है, 2, ये इंपॉर्टेंट ऐसे है कि 2 एकमात्र ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स है वो सारे के सारे नंबर क्या रहेंगे, ओड नंबर है। इस 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर है वो सब क्या है, ओड है। सिर्फ 2 ही एकमात्र ऐसा नंबर है जो सिर्फ इवन भी है और प्राइम भी है। ये हो गया प्राइम नंबर। इसके बाद में बात करते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब है कि जो नंबर खुद के अलावा किसी दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो, या फिर किसी दूसरे की टेबल में भी आए, या फिर जिसका खुद के अलावा कोई दूसरा भी फैक्टर हो, तो वो होता है कंपोजिट नंबर। लाइक फर्स्ट कंपोजिट नंबर है 4। फर्स्ट कंपोजिट नंबर है 4 क्योंकि 4 क्या है, 4 खुद से भी डिवाइड है और 4 2 से भी डिवाइड है। मतलब 4 2 की टेबल में भी आता है, 4 4 की टेबल में भी आता है। तो इसका मतलब जो नंबर खुद की टेबल के अलावा किसी दूसरी की टेबल में भी आए वो होता है कंपोजिट नंबर। तो फर्स्ट कंपोजिट नंबर है 4। इसके बाद में है 6, 8, 9, 10, 12, 14। ये सभी नंबर है कंपोजिट नंबर। ये सभी नंबर खुद के अलावा किसी दूसरे नंबर से भी डिवाइड है। मतलब इनमें खुद के अलावा और 1 के अलावा कोई तीसरा भी फैक्टर मौजूद है, तो वो है कंपोजिट नंबर। अब बात करते हैं को प्राइम नंबर की। देखो को प्राइम, यहां पे ये जो प्राइम लिखा हुआ है तो आप ये मत समझना कि इस प्राइम नंबर का इस प्राइम से कोई रिलेशन है। इस प्राइम का इस प्राइम से कोई रिलेशन नहीं है। को प्राइम नंबर का मतलब यह है कि ऐसे दो नंबर
ऐसे दो नंबर जिनका एचसीएफ 1 हो, जिनका एचसीएफ 1 हो। इस को प्राइम में इवन नंबर भी हो सकते हैं, दोनों इवन नंबर भी हो सकते हैं और दोनों ओड नंबर भी हो सकते हैं, या एक इवन भी हो सकता है एक ओड भी हो सकता है। मतलब ऐसे दो नंबर का पेयर या ऐसे दो नंबर जिनका एचसीएफ क्या हो, 1 हो। लाइक 1 and 1, ये एक दो नंबर का पेयर है। 1 और 1 ये दोनों इक्वल है। या फिर 1 and 2, इन दोनों का एचसीएफ क्या है, 1। तो 1 और 2 क्या है, को प्राइम नंबर, क्योंकि 1 और 2 का एचसीएफ कितना है, 1। इसके अलावा 2 और 3, या फिर यह कह सकते हैं कि ऐसे दो नंबर जो सिर्फ खुद की टेबल में ही आते हो, ऐसे दो नंबर जो सिर्फ खुद की टेबल में ही आते हो। खुद की टेबल का मतलब यह है कि खुद की टेबल का मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे यहां पे 4 है, अब 4 2 की टेबल में भी आता है। मेरा मतलब यह है कि 4 and 5 हो गया, अब 4 4 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है और 5 सिर्फ 5 की टेबल में भी आता है। तो मेरा कहने का मतलब खुद की टेबल में आने का मतलब यह नहीं है कि, मेरा मतलब यह है कि इन दोनों में मतलब कोई भी कॉमन टेबल नहीं हो। मतलब ये दोनों नंबर किसी एक ही टेबल में नहीं आने चाहिए। जैसे 4 है तो 4 के साथ जैसे 8 है, तो अब ये भी 2 की टेबल में आता है, ये भी 2 की टेबल में आता है, तो ये एक को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि दोनों एक सेम टेबल में ही आते हैं। मेरा मतलब है कि ये जो दोनों नंबर है वो अपनी अपनी टेबल में ही आने चाहिए, मतलब किसी कॉमन नंबर की टेबल में नहीं आने चाहिए। या फिर ये कह लो कि ऐसे दो नंबर जिनका एचसीएफ कितना हो, 1, वो होते हैं को प्राइम नंबर। इसके बाद में अपन चलते हैं फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर क्या होते हैं, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर मतलब 1/2, 3/2, इस टाइप के जो नंबर है -4/5, इस टाइप के जो नंबर है ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। इस टाइप के जो नंबर है वो होते हैं फ्रैक्शनल नंबर, जिसमें ऊपर वाले को तो बोलते हैं न्यूमिनेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। इसके बाद में है डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर आप सबको पता है, डेसिमल नंबर का मतलब है कि कोई नंबर है जिसके बीच में पॉइंट है और पॉइंट के आगे भी कुछ नंबर है, वो होते हैं डेसिमल नंबर। इस टाइप के जो नंबर है वो है डेसिमल नंबर, इसको बोलते हैं डेसिमल पॉइंट। ठीक है। इसके बाद में है इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब क्या होता है कि ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो वो होता है इवन नंबर। 2 से डिवाइड का मतलब 2, 4, 6, 8, 10। ये तो बात हो गई छोटे नंबर्स की। अब नंबर बड़ा हो तो अपन 2 से डिवाइड करके थोड़ी कहेंगे कि भाई ये नंबर डिवाइड मतलब 2 से डिवाइड है, या जैसे कोई बड़ा नंबर है अपने पास तो अपन कैसे डिसाइड करेंगे भाई 2 से डिवाइड करने पे क्या पता टाइम लगा है। या फिर अपन ये कह सकते हैं कि अगर कोई बड़ा नंबर है तो उसका जो यूनिट डिजिट है, उसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या होना चाहिए। अगर किसी नंबर का यूनिट पैलेस या फिर जो लास्ट वाला नंबर है वो 0, 2, 4, 6, 8, अगर इनमें से कोई है तो इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं कि वो नंबर क्या है, इवन नंबर है। वो नंबर क्या है, इवन नंबर है। इसके बाद में बात करते हैं ओड नंबर की। ओड नंबर होता है कि जो नंबर 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं हो, जो नंबर 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं हो वो होता है ओड नंबर। या फिर ये कह सकते हैं कि जिस नंबर के लास्ट का डिजिट यूनिट पैलेस 1, 3, 5, 7 और 9 ये होते हैं, वो नंबर क्या होते हैं। या तो अपन क्या कह सकते हैं कि जो नंबर जिस नंबर का, या तो अपन कहेंगे कि जो नंबर 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं हो वो नंबर ओड नंबर होता है। या फिर अपन ये भी कह सकते हैं कि जिस नंबर का यूनिट पैलेस लास्ट का डिजिट 1, 3, 5, 7, 9 होता है वो नंबर क्या होते हैं, ओड नंबर होते हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर की। देखो रेशनल नंबर होता है कि वो नंबर जिन्हें अपन P/Q की फॉर्म में P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं या पहले से लिखे हुए होते हैं। या तो P/Q की फॉर्म में अपन लिख सकते हैं या फिर वो पहले से P/Q की फॉर्म में लिखे हुए हो, तो वो होते हैं रेशनल नंबर, जिसमें कंडीशन क्या होती है कि P and Q बोथ इंटीजर्स। ये जो P और Q है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंटीजर्स होनी चाहिए। इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंटीजर्स में से कोई ना कोई एक वैल्यू होनी चाहिए।
चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, लेकिन P और Q ये दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये होते हैं रेशनल नंबर। बात करते हैं इरेशनल की, तो जो नंबर रेशनल नहीं होगा तो वो क्या होगा, इरेशनल होगा। इसका मतलब क्या है कि जिस नंबर को P अपॉन Q की फॉर्म में अपन नहीं लिख सकते हो, या फिर जो पहले से P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ हो, वो नंबर होता है इरेशनल नंबर। ये रेशनल और इरेशनल अपन थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे आगे। तो आगे अपन चलते हैं, नेक्स्ट अपना टॉपिक वो है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर यहां पे लिखा हुआ है ए नंबर ए, मतलब ए ये कोई एक नंबर है जिसकी कोई एक फिक्स वैल्यू है। ये नंबर किसी भी टाइप का हो सकता है, ये नंबर डेसिमल नंबर भी हो सकता है, ये फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकता है, नेचुरल नंबर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, किसी भी टाइप का नंबर हो सकता है। ए कोई नंबर है, ए नंबर ए इज कॉल्ड ए रेशनल नंबर, मतलब ए कोई नंबर है वो रेशनल नंबर कहलाएगा, या ए को अपन रेशनल नंबर कहेंगे। कब कहेंगे, इफ इट कैन बी रिटन, मतलब जब अपन इसको लिख सकते हैं इन द फॉर्म P अपॉन Q, मतलब यदि अपन इस ए को किस फॉर्म में लिख सकते हो, P अपॉन Q की फॉर्म में अगर लिख सकते हैं तो इस नंबर को अपन क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। वेयर जहां पे P एंड Q, मतलब ये जो P और Q है ये दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स, ये दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, और Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, देखो यहां पे है ए कोई नंबर है, ए कोई नंबर का मतलब ये समझ लो कि मैंने लिखा 5, मैंने क्या लिखा 5, ये कोई नंबर है ए, ये ए की वैल्यू है, ये कोई नंबर है ए, ठीक है। अब ये नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा हुआ होना चाहिए या तो, या फिर P अपॉन Q की फॉर्म में अपन उसको लिख सकते हो। दूसरी कंडीशन, P अपॉन Q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, और Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या ये नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ। अभी तो आपको सिर्फ एक ही नंबर दिखाई दे रहा है। तो अपन जब कोई नंबर है, अगर किसी नंबर के नीचे 1, मतलब डिनोमिनेटर 1, अगर किसी नंबर को अपन 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर वापस आ जाता है, मतलब उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। इसका मतलब अगर 5 को मैं 1 से डिवाइड भी करता हूं तो इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मतलब इस 5 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 अपॉन 1। तो अब जब इसको मैं 5 अपॉन 1 लिख सकता हूं तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, P अपॉन Q। ये किस में कन्वर्ट हो गया, P अपॉन Q। इसका मतलब 5 को अपन P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कि बोथ वेयर P एंड Q, मतलब यहां पे P और Q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। तो क्या 5 और 1 इंटीजर्स है, बिल्कुल है। इंटीजर्स क्या होता है, अभी अपन ने पहले पढ़ा कि इंटीजर्स होता है पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर और नेचुरल नंबर, वो इंटीजर्स होते हैं। तो क्या 5 और 1 होल नंबर है या नेचुरल नंबर है, बिल्कुल है। तो 5 और Q दोनों क्या है, इंटीजर्स है। तो मतलब P अपॉन Q की फॉर्म में है और P और Q दोनों इंटीजर्स है। दूसरी कंडीशन कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, क्या Q की वैल्यू 0 है, बिल्कुल नहीं है। तो Q की वैल्यू 0 नहीं, इसका मतलब P और Q बोथ ये दोनों इंटीजर्स भी है और Q इज नॉट इक्वल टू 0 भी है। इसका मतलब दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है। इसका मतलब ये जो 5 है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है कि मैंने कोई नंबर लिखा 2 अपॉन 3, मैंने कोई नंबर लिखा 2 अपॉन 3। अब देखो ये नंबर नेगेटिव है, ठीक है। तो बात करते हैं कि P अपॉन Q, तो ये तो हो गया P और ये हो गया Q, ये तो हो गया P और ये हो गया Q। अब बात करते हैं नेगेटिव की, तो नेगेटिव तो हो सकता है, मैंने अभी बताया कि P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स, मतलब P और Q ये दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में तो नेगेटिव नंबर भी आते हैं, तो मतलब ये नंबर नेगेटिव है, तो इसका मतलब P और Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, ऑलरेडी पहले से ये P अपॉन Q की फॉर्म में है। दूसरी कंडीशन Q इज नॉट इक्वल टू 0, क्या Q की वैल्यू 0 है, यहाँ पे नहीं है। तो Q की वैल्यू 0 नहीं है, तो इसका मतलब दोनों कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो रही है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, एक रेशनल नंबर हुआ। अब बात करते हैं कि अगर Q की वैल्यू 0 हो तो क्या हो, अगर Q की वैल्यू 0 हो तो क्या हो। तो देखो मैंने कोई एग्जांपल लिया 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0। यहां पे देखो पहली कंडीशन P एंड Q, सबसे पहले तो ये देखना है कि क्या ये P अपॉन Q की फॉर्म में है, तो बिल्कुल ये P अपॉन Q की फॉर्म में है, जहां पे P की वैल्यू 1 है और Q की वैल्यू 0 है।
अब इसमें बात करते हैं कंडीशंस की कि P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स। P एंड Q क्या ये दोनों इंटीजर्स है? बिल्कुल है इंटीजर्स, क्योंकि 1 और 0 दोनों होल नंबर है और होल नंबर भी इंटीजर्स में शामिल होते हैं, मतलब ये नंबर दोनों क्या है? इंटीजर्स है। अब बढ़ते हैं सेकंड कंडीशन की, Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या यहाँ पे Q इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे Q की वैल्यू क्या है? लेकिन 0 है। Q की वैल्यू क्या है? 0 है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? इस नंबर को अपन डिफाइन नहीं कर सकते, इस नंबर को अपन डिफाइन नहीं कर सकते, नॉट डिफाइन। तो जब अपन किसी नंबर को डिफाइन ही नहीं कर सकते तो अपन ये कैसे कह सकते हैं कि वो नंबर रेशनल होगा या इरेशनल होगा? तो ये कंडीशन कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, अगर Q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा उसी कंडीशन में नंबर क्या होगा? रेशनल। अगर ये कंडीशन नहीं है तो इसका मतलब नंबर क्या है? इरेशनल। इसका मतलब नंबर क्या है? इरेशनल। तो ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये बात हो गई रेशनल नंबर्स की। इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स और बताता हूं मैं। एक एग्जांपल और लेता हूं, मैंने लिखा √4, मैंने लिखा √4। ये जो √4 है इसका स्क्वायर रूट कितना होता है? 2। तो 2 क्या है? एक रेशनल नंबर, क्योंकि 2 को अपन क्या लिख सकते हैं? 2/1। तो ये दोनों कंडीशन इसमें लागू हो रही है कि P और Q दोनों क्या है? इंटीजर्स, और Q इज नॉट इक्वल टू 0 भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि √4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो 2 एक रेशनल नंबर है, तो इसका मतलब √4 भी क्या हुआ? एक रेशनल नंबर हुआ। ये रेशनल है तो इसका मतलब ये भी क्या हुआ? एक रेशनल नंबर। अब दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं, मैंने लिखा √5। √5 क्या √5 का कोई स्क्वायर रूट होता है? बिल्कुल होता है, लेकिन वो स्क्वायर रूट क्या होता है? कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता है। जैसे √4 है, इसका जो स्क्वायर रूट है वो कंप्लीट स्क्वायर रूट है 2, लेकिन बात करता हूं √5 की, क्या इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट होता है? तो इसका कोई कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता है। तो इसका मतलब ये जो √5 है वो एक क्या है? इरेशनल नंबर है। मतलब कहने का ये हुआ कि जिस नंबर का कंप्लीट स्क्वायर रूट होता है वो नंबर होते हैं रेशनल नंबर, और जिन नंबर का कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता है वो होता है इरेशनल नंबर। हाँ, हम बात करते हैं रेशनल नंबर के बाद में आता है अपना इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर होता है एन इरेशनल नंबर कैन बी नॉट रिटन इन द फॉर्म P/Q। मतलब कोई नंबर है जिसे अपन P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि कोई नंबर है जिसे अपन सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मतलब कोई नंबर है जिसे अपन P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो वो नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। यहां पे P और Q इसकी वैल्यू तो क्या होगी? इंटीजर्स ही होगी, और यहां पे भी Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है, लेकिन अगर कोई नंबर है जिसे अपन P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो इसका मतलब वो क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, मतलब या फिर ये कह सकते हैं कि जो नंबर रेशनल नंबर मतलब क्या होता है? जिसे P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके। तो जिसको P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, मतलब जो नंबर रेशनल है तो वो इरेशनल नहीं होगा, और जो नंबर इरेशनल है तो वो रेशनल नहीं होगा। मतलब किसी भी नंबर को अगर अपन सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो इसका मतलब वो नंबर क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। अब इसके बाद में है, आगे चलते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर। बात करते हैं सबसे पहले डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। तो देखो, डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब यह है कि अगर अपन किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने के बाद दो कंडीशंस बनती है, या तो रिमाइंडर 0 आता है या रिमाइंडर चलता रहता है। रिमाइंडर 0 आता ही नहीं है, डिवाइड चलता रहता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, लाइक एक एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे मान लो मैंने कोई नंबर है 3 जिसको मैंने डिवाइड किया 2 से। ठीक है, तो 2 1s आर 2, रिमाइंडर आया 1, रिमाइंडर आया 1। अब इसको डिवाइड नहीं जा रहा, तो यहां पे अपन ने क्या लगाया? डेसिमल, और यहां पे क्या लगाएंगे? 0, और 2 5s आर 10। इसका मतलब यहां पे रिमाइंडर क्या आया? 0। रिमाइंडर क्या आया? 0। ये आ गया रिमाइंडर, तो रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब ये जो है इसको बोलते हैं अपन डेसिमल एक्सपेंशन। इसको अपन क्या बोलेंगे? डेसिमल एक्सपेंशन। इसको बोलते हैं अपन डेसिमल एक्सपेंशन। एक कंडीशन तो है ये,
दूसरी कंडीशन है कि जैसे मान लो मैंने 1 को डिवाइड किया 3 से, 1 को डिवाइड किया 3 से। अब 1 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 की टेबल बोलेंगे अपन कितने टाइम्स कि 1 से कम रहे, 0 टाइम्स। तो यहां मैंने 0 टाइम्स बोला तो यह आ गया 1। अब आगे कोई नंबर नहीं है तो यहां पे क्या लगाएंगे, डेसिमल, यहां पे लगाएंगे 0। तो 3 3 आर जा 9। अब वापस से क्या आ गया, रिमाइंडर, वापस से रिमाइंडर आ गया 1। मतलब वही प्रोसेस वापस से क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी। मतलब फिर वापस से 3, फिर यहां पे आ जाएगा 10, फिर यहां पे 9 टाइम्स आ जाएगा डिवाइड, फिर यहां पे 3 आ जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस बार बार चलती रहेगी, मतलब रिमाइंडर कभी 0 नहीं आएगा। तो एक टाइप का इसको बोलते हैं अपन डेसिमल एक्सपेंशन। तो अपने पास जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो 2 टाइप के हो गए, एक तो है इस टाइप का और एक है इस टाइप का। तो मैंने यहां पे लिख रखा है कि 2 टाइप्स ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन। इसका मतलब यह हुआ कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो 2 टाइप के होते हैं। तो जो फर्स्ट टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब है, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि टर्मिनेट हो गया, वो मतलब रुक गया। टर्मिनेट का मतलब क्या हो गया, रुक गया, शांत हो गया। मतलब अगर डेसिमल एक जगह रुक जाता है, या फिर यह कह लो कि अगर रिमाइंडर डिवाइड करते करते रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इसका मतलब डेसिमल एक जगह रुक जाता है, मतलब डिवाइड कंप्लीट हो जाता है। तो उसको बोलते हैं अपन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एक टाइप हो गया, ये तो हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दूसरा है अपने पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब अपन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की बात करते हैं। तो देखो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है कि अगर अपन किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं और अपन डिवाइड करते करते रिमाइंडर कभी 0 ही नहीं आता है, अपन लगातार रेगुलर उसको डिवाइड करते रहे लेकिन रिमाइंडर कभी 0 नहीं आएगा। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि डिवाइड करने के बाद, जैसे अभी मैंने 3 को डिवाइड किया तो डिवाइड करने के बाद यहां पे 3 3 3 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब इसको अपन क्या कहेंगे, यहां बार बार क्या हो रहा है, 3 3 रिपीट हो रहा है। इस तरीके से ये क्या है, डिवाइड चलता रहता है। इस तरीके से ये डिवाइड क्या होता है, चलता रहता है। मतलब इसका क्या हुआ कि 3 3 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको बोलते हैं अपन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि अगर डेसिमल एक जगह पे रुके नहीं, डेसिमल लगातार चलता रहे, उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था उसके कोई टाइप नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि डिवाइड कंप्लीट हो गया। तो अब इसके क्या टाइप होंगे भाई, डिवाइड ही कंप्लीट हो गया तो उसका टाइप क्या होगा, तो इसके कोई टाइप नहीं होते। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन सिर्फ एक ही टाइप का होता है। बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप है रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, दूसरा है नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब दोनों ही कंडीशन में क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। दोनों ही कंडीशन में क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन रिपीटिंग क्या होता है और नॉन रिपीटिंग क्या होता है, इसकी बात करते हैं। ये जो एग्जांपल है आप इसमें देख रहे हो कि 3 3 3, ये 3 3 3 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो जब रिपीट हो रहा है तो अपन इसको क्या बोलेंगे, रिपीटिंग। बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, रिपीटिंग। और अगर ये बार बार रिपीट नहीं हो, अगर 3 3 3 बार बार रिपीट नहीं हो, अगर इसकी जगह कोई अलग अलग नंबर आए तो उसको अपन क्या बोलेंगे, नॉन रिपीटिंग। उसको अपन क्या बोलेंगे, नॉन रिपीटिंग। अब रिपीट में भी 2-3 कंडीशंस है। कैसे, जैसे मान लो कि मैंने किसी भी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड किया और मेरे पास डिवाइड इस टाइप से आ रहा है कि 1 आ गया, 1 के बाद में 2 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 2 आ गया। नंबर इस तरीके से भी रिपीट हो सकता है। या फिर नंबर जैसे मान लो 0.1, 1 के बाद में 3 3 3 3, इस टाइप से भी रिपीट हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि आपको अगर कोई सिंगल डिजिट या कोई डिजिट का पेयर, 2 डिजिट का पेयर या 2 से ज्यादा डिजिट का पेयर बार बार रिपीट
होता हुआ दिखाई दे। यहां पे देखो 12 12 12 मतलब 1 2 1 2 1 2, मतलब एक दो डिजिट का पेयर बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब डिवाइड चलता जा रहा है, इनफाइनाइट चलता ही रहेगा। यहां पे देखो एक नंबर के बाद में ये जो 3 3 3 3 ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो रिपीट हो गया तो इसका मतलब ये क्या हुआ, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीट का मतलब है रेगुलर रिपीट होना। रिपीट का मतलब क्या है, रेगुलर कंटिन्यूअसली रिपीट होना। तो यहां पे एक नंबर एक डिजिट या दो डिजिट के बाद में अगर कंटिन्यूअसली भी कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब वो किस में आएगा, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स में। इसके बाद में बात करते हैं नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब यह होता है, नॉन रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब होता है, नॉन रिपीटिंग का मतलब कि अगर कोई नंबर बार बार या कोई नंबर का पेयर बार बार रिपीट नहीं हो, मतलब हर बार अलग अलग नंबर रिपीट हो। एग्जाम्पल के लिए कि मैं अगर किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करूं और डिवाइड करने के बाद मेरे पास नंबर आ रहा है 1.12432572441, इस टाइप से अगर कोई नंबर आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब इनफाइनाइट डिवाइड, मतलब कभी भी जीरो रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा। तो इसका मतलब देखो यहां पे कोई भी डिजिट या पेयर बार बार रिपीट नहीं हो रहा, कंटिन्यूअसली रिपीट नहीं हो रहा है। रिपीट तो हो रहा है, जैसे 1 यहां पे भी आ गया, 1 यहां पे भी आ गया, 2 यहां पे भी आ गया, 2 यहां पे भी आ गया, लेकिन ये कंटिन्यूअसली नहीं आ रहा है। ये पहले यहां पे आ रहा है फिर यहां पे आ रहा है, हो सकता है इसके बाद में आ जाए 1, तो कंटिन्यूअसली रिपीट नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप के हो गए, एक तो हुआ टर्मिनेटिंग, एक हुआ नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग भी कितने टाइप के हो गए, दो टाइप के हो गए। कौन कौन से, रिपीटिंग एंड रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब बात करते हैं अपन रेशनल नंबर्स की। अब डेसिमल नंबर्स में अपन रेशनल नंबर कैसे पहचानेंगे कि भाई डेसिमल नंबर है, इनमें भी तो रेशनल नंबर है ना। तो डेसिमल नंबर्स में अपन रेशनल नंबर कैसे पहचानेंगे कि अगर ये वाली कंडीशन है तो इस कंडीशन में नंबर हमेशा क्या रहेगा, रेशनल। इस कंडीशन में नंबर हमेशा क्या रहेगा, रेशनल। इस कंडीशन में नंबर हमेशा रहेगा रेशनल। बात करते हैं नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में। इसमें अपने पास दो कंडीशन है, दो टाइप है, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। इसका मतलब यह है कि अगर इस कंडीशन का कोई भी है तो वो तो होता है रेशनल। मतलब अगर कोई नंबर रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो वो हमेशा क्या रहेगा, रेशनल। रेशनल क्यों रहेगा, क्योंकि इस टाइप के जितने भी नंबर्स है उन नंबर्स को अपन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अपनी जो रेशनल नंबर की डेफिनेशन यही थी कि या तो कोई नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में पहले से लिखा हुआ हो, या फिर कोई नंबर अगर लिखा हुआ नहीं है तो अपन उसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। तो इस टाइप के जितने भी नंबर्स है उन नंबर्स को अपन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर कोई नंबर को अपन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं तो इसका मतलब वो नंबर क्या रहेगा, रेशनल। तो इस कंडीशन में जो भी नंबर होगा वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। इसके बाद में बात करते हैं नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इस कंडीशन में जो नंबर है वो रहेगा इर्रेशनल। इस कंडीशन में जो नंबर रहेगा वो क्या रहेगा, इर्रेशनल। क्योंकि इस नंबर के जितने भी नंबर्स है, इस टाइप के जितने भी नंबर्स है कि मतलब
इस टाइप के जितने भी नंबर्स है, इस टाइप के, इन नंबर्स को अपन P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो जिस नंबर को P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब वो नंबर क्या है, इरेशनल। तो इस टाइप के जितने भी नंबर्स हैं उसको अपन P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए इस टाइप के जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। इस टाइप के जितने भी नंबर्स वो सब क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। इसके बाद में अपना है रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर, रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है, मतलब रियल नंबर को अपन नंबर लाइन पे क्या करेंगे, रिप्रेजेंटिंग। क्या करेंगे, देखो ये होती है अपनी नंबर लाइन। आपने इससे पहले क्लासों में आपने ये पढ़ा है कि ये 0 इधर आता है पॉजिटिव, इधर आता है नेगेटिव। इससे पीछे पिछली वाली क्लासों में आपने जितने भी होल नंबर, नेचुरल नंबर, फ्रैक्शन नंबर, इन सबको आपने नंबर लाइन पे क्या किया, रिप्रेजेंट किया। मैंने कहा कि आपको 3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो आप क्या करोगे, 3 पे पॉइंट लगा के गोला कर दोगे, ये 3 है। -4 को रिप्रेजेंट करना है तो यहां पे गोला लगा देंगे और एक पॉइंट लगा के गोला, ये -4 रिप्रेजेंट हो गया। इस टाइप से अपन ने प्रीवियस मतलब पिछली क्लासों में अपन ने रिप्रेजेंट कर लिया। लेकिन इसमें अपन जो रिप्रेजेंट करने वाले हैं वो है अंडर रूट वाले नंबर्स। कौन से है, अंडर रूट वाले नंबर्स, क्योंकि अंडर रूट वाले नंबर्स भी तो रियल नंबर होते हैं। मतलब जैसे मैंने कहा कि आपको √3 को इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732 आगे चलती रहती है। अब इस नंबर को इस नंबर लाइन पे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। ये भी तो एक रियल नंबर है, ये भी तो क्या एक रियल नंबर है। या फिर मैं ये कहूं कि मेरे पास है 2.5, अंडर रूट के अंदर 2.5, मुझे इस नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ये भी एक रियल नंबर है, ये भी क्या एक रियल नंबर है। तो इसको मुझे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो अपन ये जो रियल नंबर है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट, वो इस टाइप के जो नंबर है उनको अपन नंबर लाइंस पे क्या करना सीखेंगे, रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। ठीक है, कैसे सीखेंगे वो देखो। हाँ, सबसे पहले है कि जैसे मान लो मेरे पास कोई एक एग्जांपल ले लेता हूं, मेरे पास कोई नंबर है √3 या √2 मान लो, मेरे पास कोई नंबर है √2। मुझे इस नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है कि भाई नंबर लाइन पे ये नंबर कहां पे है। तो सबसे पहले मुझे क्या करूंगा, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास 2 मेथड है। कितने मेथड है, 2 मेथड है। एक तो है स्पाइरिकल मेथड, ठीक है, एक तो है स्पाइरिकल मेथड। वो क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट मेथड में बता रहा हूं आपको। जो फर्स्ट मेथड है उस फर्स्ट मेथड में आपको क्या करना है कि एक नंबर लाइन आपको ड्रॉ करनी है। ये एक नंबर लाइन हो गई, ठीक है। इस नंबर लाइन पे यहां पे मैंने ले लिया 0, यहां पे ले लिया मैंने 1, यहां पे ले लिया मैंने 2, यहां पे ले लिया मैंने 3 और यहां पे ले लिया मैंने 4। अब एक बात बताइए, ये जो √1 है, क्या मैं इसको √1 लिख सकता हूं? क्योंकि √1 की वैल्यू क्या होती है, 1। ये जो 2 है, क्या मैं इसको √4 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि √4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, मतलब √4 की वैल्यू क्या होती है 2। ये जो 3 है इसको मैं लिख सकता हूं √9। ये जो 4 है इसको मैं लिख सकता हूं √16, ठीक है। अब आगे देखो, मुझे रिप्रेजेंट करना है √2 को। अब मुझे इतना तो पता चल गया कि √1 और √4, मतलब ये जो √2 है वो यहां से यहां पे इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं पे आएगा, यही है। अरे भाई √2 को रिप्रेजेंट करना है, इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे यहां से पता चल रहा है कि इन दोनों के बीच में √2 और √3, इन दोनों के बीच में क्या आएगा, √2 और √3। तो नंबर लाइन पे √2 और जो √3 है वो किस और किस के बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको
पाइथागोरस थ्योरम पता होनी चाहिए। तो पाइथागोरस थ्योरम आपने सबने पढ़ी है। वो क्या होती है कि कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये मान लो राइट एंगल है, ये हो गया ए बी और सी। हमेशा जो राइट एंगल होता है उसके जो अपोजिट साइड होती है वो हमेशा क्या होती है, हाइपोटेनस। वो हमेशा क्या होती है, हाइपोटेनस। राइट एंगल के पास में ये जो है ये हो गई बेस भुजा, मतलब बेस साइड, ये क्या हो गई, बेस। और ये जो है ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। समझ गए। तो अपनी जो पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या कहती है कि h का स्क्वायर, h का मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। बी मतलब बेस और पी मतलब परपेंडिकुलर, इसके स्क्वायर हो गया। मुझे यहां से सिर्फ एच स्क्वायर है, मुझे सिर्फ एच की वैल्यू चाहिए। तो एच की वैल्यू के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस जो एक्सपोनेंट है 2, पावर है 2, इस 2 पावर को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए मैं क्या करूंगा कि दोनों साइड हाफ पावर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। दोनों साइड क्या करूंगा, हाफ पावर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऐसा क्यों करूंगा, क्योंकि किसी पावर को हटाने के लिए, क्योंकि अपने को पता है कि जब किसी पावर के ऊपर पावर होती है वो तो आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो मैंने इस पावर के ऊपर पावर लगा दी, तो ऐसी कौन सी पावर लगाऊं कि भाई 2 कैंसिल हो जाए। तो 2 को रिमूव करने के लिए मैं क्या करूंगा, 1/2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस पावर के ऊपर 1/2 पावर लगा दी। तो मैं अगर इधर 1/2 से पावर लगा रहा हूं तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, पावर लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये इक्वेशन का रूल है कि अगर किसी एक साइड में जो अपन परिवर्तन कर रहे हैं वही परिवर्तन अपने को दूसरी साइड में भी करना पड़ता है, तो भी इक्वेशन क्या रहेगी, तभी इक्वेशन क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। इसलिए मैंने अगर इधर पावर 1/2 किया है तो इधर भी पावर 1/2 करूंगा। इधर 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट। इधर क्या बचा अपने पास, h। अब इधर बात करते हैं पावर 1/2। तो किसी भी नंबर के पावर अगर 1/2 है तो इसका मतलब वो नंबर क्या है, अंडर रूट में है। वो नंबर क्या है, अंडर रूट में है, क्योंकि अंडर रूट का जो मतलब होता है वो होती है पावर 1/2, मतलब उसका स्क्वायर रूट। इसका मतलब इधर क्या लग गया, स्क्वायर रूट लग गया। तो ये अपना हाइपोटेनियस हो गया, ये अपना क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। तो इस √2 को इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए अपने को यह पता होना चाहिए। अब ये पता क्यों होना चाहिए, इसके लिए क्या करना है वो देखो कि एक बार सपोज करो मुझे √2 चाहिए, तो 2 के लिए मुझे क्या करूं, अगर मैं b की जगह 1 पुट करूं और p की जगह भी क्या पुट करूं, 1, तो यहां पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर, यहां पे भी आ जाएगा 1 का स्क्वायर, और इधर क्या लग रहा है इसका √। मतलब मैंने b इक्वल टू क्या लिया, 1, और p इक्वल टू क्या लिया, 1। तो यहां इसका मतलब क्या हुआ, h इक्वल टू यहां पे क्या बन गया, 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 1 + 1 कितना हुआ, 2। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, दोनों मिलके क्या बन गए, 2। इसका मतलब √2 आ गया। तो √2 लाने के लिए मुझे क्या चाहिए, बेस और परपेंडिकुलर, मतलब बेस भी 1 होना चाहिए और परपेंडिकुलर भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और बेस और परपेंडिकुलर किस में होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में। समझ गए। अब देखो आप मान लो कि ये जो है यहां से यहां तक इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 1। इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 1। तो 0 से 1 तो 1 डिस्टेंस हो गई। ये जो 1 डिस्टेंस हो गई इसको मैं बेस ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं कि ये मेरा बेस है, ये मेरा क्या है, बेस है। अब मुझे क्या करना है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर भी क्या होना चाहिए, 1। इसका मतलब इस पॉइंट पे मुझे क्या बनाना है, 90 डिग्री का एंगल। इस पॉइंट पे मुझे क्या बनाना है, 90 डिग्री का एंगल। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, नाइन्टी डिग्री का जब एंगल बनाएंगे तो अपन क्या करेंगे, यहां पे
जो कंपास होता है उस कंपास की नोक यहाँ पे रखेंगे और एक हाफ सर्कल ड्रॉ कर देंगे। कर दिया। इसके बाद में कंपास यहाँ पे मतलब जो कंपास की नोक है उसको यहाँ रखेंगे। कंपास को हिलाना नहीं है, जितना आप इच्छा से जितना उसको ओपन करना चाहो यहां से एक बार कंपास की नोक रख के जितना उसको ओपन करना चाहो उतना ओपन करके एक हाफ सर्कल क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे। अब क्या करेंगे, उस कंपास को हिलाना नहीं है, यहां पे कंपास रखेंगे और एक आर्क यहां पे कट कर देंगे। ये जो फर्स्ट आर्क है वो हमेशा 60 डिग्री पे कट होगा। इसके बाद में जो सेकंड आर्क है वो यहां से कट करना है, यहां पे कंपास रखना है और सेकंड आर्क यहां पे कट कर देंगे। तो जो सेकंड आर्क कट होगा वो हमेशा 120 डिग्री पे कट होगा। अब जो 90 डिग्री का जो एंगल बनता है वो कब बनेगा, 60 और 120 के बीच में। तो इन दोनों के बीच में बनेगा, तो एक आर्क तो यहां से कट करना पड़ेगा और एक आर्क यहां से कट करना पड़ेगा। तो दोनों के बीच में कट हो गया। तो ये जो कट पॉइंट है इसको अपन इससे क्या कर देंगे, मैच कर देंगे। जब इसको मैच करेंगे तो ये जो अपना एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी है, 1 यूनिट। ये कितनी है, 1 यूनिट। ये डिस्टेंस कितनी है, 1 यूनिट। तो ये वाली डिस्टेंस भी यहां पे भी मुझे डिस्टेंस कितनी लेनी है, 1 यूनिट लेनी है। तो अपन क्या करेंगे, इसको अपन कंपास से नाप लेंगे। भाई पेंसिल है तो इसको अपन नाप लेंगे और यहां से कंपास की नोक रख रहे और 1 यहां पे एक आर्क काट लेंगे। तो ये जो डिस्टेंस हो गई, ये डिस्टेंस भी कितनी हुई, 1। ये डिस्टेंस भी कितनी हुई, 1। यहां से यहां तक की ये जो डिस्टेंस है ये भी कितनी है, 1 यूनिट। ये डिस्टेंस भी कितनी है, 1 यूनिट। अब देखो ये तो हो गया बी और ये हो गया पी। ये भी 1 डिस्टेंस है और ये भी 1 डिस्टेंस है। अब किसी भी ट्राइंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर परपेंडिकुलर 1 है और बेस भी 1 है तो जो हाइपोटेनियस होता है वो क्या होता है, √2। यही होगा। तो बेस भी 1 है और परपेंडिकुलर 1 है तो हाइपोटेनियस हमेशा क्या होगा, √2। तो इसका मतलब अगर इस पॉइंट को मैं इस पॉइंट से मिलाता हूं तो ये क्या बन गया, यहां पे 90 डिग्री, ये क्या बन गया, हाइपोटेनियस। इसका मतलब ये कितना है, √2। इसका मतलब ये कितना है, √2। तो अब जितनी डिस्टेंस ये है √2 उतनी अपन यहां पे ले लेंगे। नंबर लाइन तो ये है ना अपनी। तो अपन क्या करेंगे, यहां पे कंपास रखेंगे और कंपास को ओपन कर लेंगे इसके ना, इसके साइज का। उसके बाद में क्या करेंगे, यहां पे कंपास रख के इसकी साइज को ओपन कर लेंगे और अपन क्या करेंगे, एक आर्क काट देंगे। क्या कर देंगे, एक आर्क काट देंगे। अब जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस ये है तो अपन इसको ऐसे आर्क एक कट कर देंगे। ये आर्क इस जगह पे काट रहा है तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट क्या आ गया, √2। ये जो पॉइंट है वो क्या आ गया, √2। इस तरीके से अपन √2 को क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। अब बात करते हैं कि चलो √2 नहीं है, √3 आ जाए। क्या आ जाए, √3। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे कि मेरे पास बेस तो कितना है, 1। बेस तो कितना है, 1। बेस वही रहेगा, बेस में कोई चेंजेस नहीं होगा, बेस में कोई चेंज नहीं होगा। या फिर ये समझ लो, सॉरी, बेस में चेंज होगा, परपेंडिकुलर में कोई चेंज नहीं होगा। मतलब परपेंडिकुलर को आपको चेंज नहीं करना है, बेस चेंज हो जाएगा। बेस क्या होगा चेंज, वो देखो कि मुझे √3 को रिप्रेजेंट करना है तो मेरा जो बेस है वो रहेगा √2 और जो परपेंडिकुलर है वो रहेगा 1। तो अगर मैं यहां से हाइपोटेनियस फाइंड करूंगा तो क्या आएगा, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहां पे √2 का स्क्वायर कितना हुआ, √4 और प्लस 1, और √4 की वैल्यू हो गई 2 + 1 और इसका सॉल्यूशन क्या आ गया, मतलब हाइपोटेनियस क्या आ गया, √3। तो अगर मुझे √3 रिप्रेजेंट करना है तो मतलब बेस कितना लेना है, √2 लेना है। अगर मुझे बेस ये करना है तो ये कितना लेना है, √2 लेना है। तो अपन क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ले ली, यहां पे आ गया 0, यहां पे आ गया 1, यहां पे आ गया 2, यहां पे आ गया 3। अभी इससे पहले ये मान लो कि यहां पे √2 आ रहा है, यहां पे क्या आ रहा है,
√2 आ रहा है, मतलब यहां से लेके यहां तक ये जो डिस्टेंस है ये है √2 यूनिट। इसी में मैं आपको समझा देता हूं। देखो ये आ गया √2 यहां पे। अब यहां से यहां तक √2 है, मुझे परपेंडिकुलर कितना लेना है 1। तो मैं वापस से क्या करूंगा, इस पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करूंगा। तो ये मान लो ये 90 डिग्री का एंगल मैंने ड्रॉ कर दिया, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। वापस से 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दूंगा, हो गया। अब क्या करूंगा, ये तो है √2 और ये कितना है बेस 1, या फिर ये समझ लो ये 1 है, तो जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस यहां पे ले लूंगा। देखो ये वाला 1 है तो ये भी कितना हुआ 1 हुआ, और बेस यहां से यहां तक कितना है √2। तो अगर मैं इसको इससे मिलाऊंगा, इसको इससे मैच करूंगा, तो ये जो हाइपोटेनियस बना ये कितना बनेगा √3। ये वाला जो हाइपोटेनियस बनेगा ये कितना बनेगा √3। तो इसका मतलब अब जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस का अपन क्या कर देंगे, आर्क एक यहां से काट देंगे और ये आर्क यहां पे कटेगा। इसका मतलब यहां पे क्या आएगा √3। ये आर्क आ गया ना यहां पे, ये क्या बन गया √3। ठीक है, इसको बोलते हैं स्पाइरिकल मेथड। इस तरीके से अपन क्या कर लेंगे, इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे। इसके बाद में है कि अगर मेरे पास कोई नंबर है, मेरे पास कोई नंबर है, सॉरी सेकंड मेथड, इसी का सेकंड मेथड, जैसे √2 है, मैंने अभी फर्स्ट मेथड बताया है, अब सेकंड मेथड है। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का सेकंड मेथड। वो सेकंड मेथड क्या है कि जैसे मुझे √2 को रिप्रेजेंट करना है, √2 को क्या करना है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो आपको क्या करना है, एक जो भी वैल्यू यहां पे रूट के अंदर है उतनी यूनिट आपको क्या करनी है, यहां पे ले लेनी है। ये 2 है तो आप 2 सेंटीमीटर ले सकते हो। क्या ले सकते हैं, 2 सेंटीमीटर ले सकते हो। इसको कोई भी नाम दे दो, A एंड B नाम दे दिया। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, 2 सेंटीमीटर बनाने के बाद हमेशा सभी क्वेश्चंस में इसको 1 सेंटीमीटर और बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है, 1 सेंटीमीटर। तो यहां से इसको अपन क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर और बढ़ा देंगे। ये अपन ने 1 सेंटीमीटर और बढ़ा दिया। अब यहां से लेके यहां तक ये जो टोटल डिस्टेंस हो गई यहां से यहां तक, ये तो कितनी है अपनी 2, ये कितनी है 2, और यहां से यहां तक ये कितनी है 1, ये कितनी है 1, और ये वाली जो है ये कितनी है अपनी 3, ये कितनी है 3। क्या किया, जो भी अंडर रूट के अंदर है उतनी लेंथ की अपन एक लाइन ड्रॉ करी, उसके बाद में उसको 1 सेंटीमीटर और बढ़ाया। टोटल कितनी हो गई, उसमें 1 प्लस कर देंगे। तो पहले 2 थी, इसमें 1 और ऐड कर दी, तो टोटल कितनी हो गई 3। अब अपन को क्या करना है, इस 3 का हाफ करना है। इसका क्या करना है, हाफ। इस 3 का हाफ करेंगे तो 3 का हाफ होता है 1.5। मतलब 1.5 का मतलब हो गया कि यहां से लेके यहां तक जो भी लाइन है उसका हाफ हो गया। उसका क्या हो गया, हाफ। तो इसका हाफ ये मान लो अप्रोक्स यहां पे आ गया, ये इसका हाफ आ गया, ये इसका क्या आ गया हाफ। ये समझ लो कि ये इसका हाफ यहां पे आ गया, इस जगह पे ये इस लाइन का हाफ है। ठीक है, अगर ये इसका हाफ है तो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक ये डिस्टेंस इक्वल होगी। अगर मैं इसको एक रेडियस ले लूं, इसको क्या मान लूं, रेडियस मान लेता हूं, तो रेडियस मान के मैं यहां पे क्या करूंगा, एक हाफ सर्कल ड्रॉ कर दूंगा। क्या कर दूंगा, इसको रेडियस मान के एक हाफ सर्कल ड्रॉ कर दूंगा। हाफ सर्कल ड्रॉ हो गया। अब आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट था
इस पॉइंट से आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। इस पॉइंट के ऊपर आपको क्या बनाना है? 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं आपको सबको पता है, जैसे अभी बनाया था। आपको क्या करना है? एक हाफ सर्कल बनाना है, बना लिया। यहां से पहला आर्क हो गया 70 डिग्री 60 डिग्री का, सेकंड जो आर्क हो गया वो हो गया 120 डिग्री का। इसके बाद में क्या करना है? एक आर्क यहां से और एक आर्क यहां से। तो ये जो आर्क है इसको इससे मिलाऊंगा तो ये जो एंगल बनेगा ये क्या बनेगा अपना? 90 डिग्री। ये जो एंगल बना वो क्या बना? 90 डिग्री। और ये एंगल इसको यहां पे क्या कर रहा है? टच कर रहा है। इस जगह पे ये इसको क्या कर रहा है? टच कर रहा है। अब देखो इसमें क्या करना है कि ये यहां पे टच कर रहा है, तो ये जो वैल्यू है यहां से यहां तक की, ये जो वैल्यू, ये वैल्यू है √2। ये वैल्यू क्या है? √2। मतलब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? √2 है। तो मतलब जितनी डिस्टेंस यहां पे है उतनी डिस्टेंस अपन क्या करेंगे? इस लाइन को आप आगे ड्रॉ कर लो। जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस का आप या तो इस जगह पे जितना इसको आप नाप सकते हो, नाप के, और यहां पे आपको क्या करना है? एक आर्क काट लेना है। तो ये जो पॉइंट आएगा ये क्या आएगा? √2। ये जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा? √2 आएगा। इस तरीके से अपने को क्या करना है? √2 को रिप्रेजेंट करना है। एक मेथड ये है, ठीक है। अब मेरे पास दूसरा एग्जांपल लेता हूं। मेरे पास कोई नंबर है, वो है डेसिमल में। जैसे मान लो मेरे पास है कोई नंबर 3.6। मुझे इसे नंबर लाइन पे क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है, √3.6। अब इसको अपन जो अपना फर्स्ट मेथड था स्पाइरिकल मेथड, उससे अपन इसको नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसको करने के लिए अपने को क्या चाहिए? बेस, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर। तो उसमें तो अपन आसानी से अपन ने फाइंड कर लिया, लेकिन इसको थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसको अपन सेकंड मेथड से सोल्व करेंगे। तो वो क्या है अपना कि जो भी इसमें दे रखा है सबसे पहले उतनी सेंटीमीटर की अपन क्या ले लेंगे? एक लाइन ले लेंगे। ये अपन ने लाइन ड्रॉ कर ली जिसको अपन ने नाम दे दिया A एंड B। और ये लाइन कितनी है? 3.6। ये लाइन कितनी है? 3.6 हो गई लाइन। अब इसके बाद में आपको क्या करना है? एक लाइन और लेनी है। कितनी? 1 सेंटीमीटर की। कितनी लेनी है? 1 सेंटीमीटर। ये मैंने 1 सेंटीमीटर की 1 यूनिट, ये 3.6 यूनिट हो गई और ये 1 यूनिट हो गई, ठीक है। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस क्या हुई? यहां से यहां तक ये जो टोटल डिस्टेंस हो गई 3.6 + 1 कितना हुआ? 4.6 यूनिट, ठीक है। अब आपको क्या करना है? इस 4.6 का हाफ करना है। तो 4.6 का हाफ कितना होगा? 2.3। 4.6 का हाफ कितना होगा? 2.3। तो आपको क्या करना है? यहां पे मान लो ये हो गया 2.3 है, मतलब पूरी लाइन का हाफ हो गया। तो ये मान लो कि ये अप्रोक्स 2.3 है। आप नाप के, आप तो क्या है कि स्केल से नाप के करोगे तो आपके तो आ जाएगा। तो ये मान लो अप्रोक्स यहां पे 2.3 है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है? इक्वल 2.3। तो एक तरीके से इसको मैं सेंटर ले लेता हूं। तो इसको सेंटर लेके तो ये रेडियस हो गई और रेडियस हो गई, तो मैं एक यहां पे क्या बना देता हूं? हाफ सर्कल बना दिया। अब आपको क्या करना है? ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे आपको क्या बनाना है? 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो 90 डिग्री का एंगल, ये मैंने 90 डिग्री का एंगल बना दिया। 90 डिग्री का एंगल ऐसे बनाना है। एक हाफ सर्कल बनाया, एक आर्क लिया 60 डिग्री, दूसरा आर्क लिया 120। इन दोनों के बीच में क्या आया? 90 डिग्री। इसको इससे मिलाया, ये क्या बन गया?
90 डिग्री का एंगल। तो इसको मैंने आगे ऊपर ड्रॉ कर दिया। इस पॉइंट पे ये जो मैच कर रहा है, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, √3.6, √3.6। अब आपको क्या करना है, इस लाइन को आप आगे ड्रॉ कर सकते हो, कर लिया। जितनी डिस्टेंस ये है उतनी आप यहां पे क्या कर सकते हो, इसको लेके या तो ऐसे आर्क काट लो आप, ऐसे आर्क, तो यहां पे टच कर रहा है, तो ये हो गया √3.6। अपना अगला टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। तो मैंने बताया कि मैथमेटिक्स में 4 ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवीजन। आपने नॉर्मल नंबर्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड सीख लिया है छोटी क्लासेस में, इससे पहले वाली क्लासेस में। अब अपन जो सीखने वाले हैं वो है अंडर रूट वाले नंबर्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसमें क्या है कि जैसे रूट में कोई नंबर है, इसका मतलब है कि अंडर रूट ए बी, इसका मतलब है अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए बी। इसका मतलब यह है कि ये ए और बी दोनों आपस में क्या है, मल्टीप्लाई। ए और बी आपस में क्या है, मल्टीप्लाई है। इसमें जो फर्स्ट था वो है अंडर रूट ए बी। इस अंडर रूट ए बी का मतलब है कि ए मल्टीप्लाई बी, ये दोनों आपस में क्या है, मल्टीप्लाई है। मगर ऐसा अगर कोई नंबर है तो अपन इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, मतलब अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट बी। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा 3 × 5, इसका मतलब हुआ अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5। या फिर इसको मैंने लिखा अंडर रूट 15, तो अंडर रूट 15 को ही मैंने क्या लिखा, 3 × 5, और इसको मैंने क्या लिखा, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई। तो ऐसे लिखो, ऐसे और ऐसे, तीनों क्या है, इक्वल है। अब इसमें अपना दूसरा जो है, इसमें अपना जो दूसरा है वो है डिवाइड। डिवाइड का मतलब हुआ ए अपॉन बी। एग्जाम्पल के लिए बता देता हूं, जैसे 2 अपॉन 3, इसका मतलब है कि अपन इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। मतलब अगर दोनों ही नंबर अंडर रूट के अंदर है और डिवाइड है तो अपन उन दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हैं। इसके बाद में है अपना जो तीसरा है वो है मल्टीप्लाई। ये आइडेंटिटी है एक, ये क्या है, एक आइडेंटिटी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो अपने पास आइडेंटिटी थी a + b और a - b। ये एक आइडेंटिटी अपन ने पढ़ी है पिछली क्लासों में। इसके मतलब होता है a² - b², ये होता है। अब इसमें जो है अपने पास वो है अंडर रूट a + अंडर रूट b, अंडर रूट a - अंडर रूट b। इसमें क्या हो जाएगा, दोनों के ऊपर अंडर रूट नहीं लग रहा है तो यहां पे स्क्वायर लगा दिए, दोनों के ऊपर अंडर रूट लग रहा है तो वहां से स्क्वायर हट जाएगा। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, a - b। एग्जाम्पल जैसे √2 + √3, √2 - √3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 - 3। तो 2 - 3 की वैल्यू कितनी आ गई, -1। इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद में है a + b, मतलब किसी एक नंबर के ऊपर रूट लग रहा है और एक नंबर के ऊपर रूट नहीं लग रहा है। मतलब हुआ कि जैसे a + √b, a - √b, ये आइडेंटिटी वही है a + b, a - b, जिसकी वैल्यू होती है a² - b²। ये भी वही है। इसका मतलब है यहां पे दोनों के ऊपर अंडर रूट नहीं है तो यहां पे दोनों के ऊपर क्या है, स्क्वायर है। लेकिन यहां पे एक के ऊपर अंडर रूट नहीं है, एक के ऊपर अंडर रूट है, तो जिसके ऊपर अंडर रूट नहीं है वो तो क्या होगा, स्क्वायर, वो तो क्या होगा, स्क्वायर। और जिसके ऊपर अंडर रूट है वो ऐसे कैसे बिना स्क्वायर के हो जाएगा। ये इसकी वैल्यू हो गई। एग्जाम्पल के लिए मान लो, एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, जैसे मैंने लिया 3 + √2, 3 - √2, तो a + b, a - b, तो जिसके ऊपर रूट नहीं है वो तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर में आ जाएगा। और जिसके ऊपर रूट है
वो बिना स्क्वायर में आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 9 माइनस 2 मतलब क्या हो गया, 7 हो गया। ये इसकी वैल्यू आ गई। अपना अगला जो है वो है a प्लस बी सी प्लस डी, मतलब चारों ही क्या है, अलग अलग है। चारों ही क्या है, अलग अलग है। मतलब a प्लस बी सी प्लस डी, मतलब यहां पे चारों ही वैल्यू क्या है, अलग अलग है। इसका मतलब हुआ कि अपन को इसको क्या है, बीच में मल्टीप्लाई है, बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। इसको मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ। तो सबसे पहले इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट ए को मल्टीप्लाई करेंगे सी से। तो अभी अपन ने पढ़ा था कि जब दो नंबर अलग अलग मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अपन उसको एक ही अंडर रूट में लिख सकते हैं। तो बिल्कुल जब ये और ये अलग अलग मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ए सी अंडर रूट के अंदर। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, ए डी। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, बी सी। और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, बी डी। एक एग्जांपल ले लेता हूं, √2 प्लस √3, √4, √5 अलग अलग है। पहले 2 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ तो क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस फिर 2 का लिखेंगे 5 के साथ तो 2 मल्टीप्लाई, मतलब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई। आगे इसका इसके साथ मल्टीप्लाई और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई। तो आगे आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई 5। यह आ गया 8 प्लस यह आ गया 10 प्लस यह आ गया 12 प्लस यह आ गया 15। ये इसका आंसर हो गया। इस टाइप से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद में है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये तो आपने पहले भी पढ़ा है, ये भी एक आइडेंटिटी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो यहां पे अंडर रूट में है a प्लस बी। जब ये अंडर रूट में नहीं है तो इसकी वैल्यू होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये अंडर रूट के अंदर है a प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था यहां पे दोनों के ऊपर स्क्वायर नहीं है तो यहां पे क्या लग गया, मतलब दोनों के ऊपर अंडर रूट नहीं है तो यहां पे क्या लग गया, स्क्वायर लग गया। अब यहां पे दोनों के ऊपर क्या है, अंडर रूट है तो यहां पे दोनों के स्क्वायर हट जाएंगे, दोनों का स्क्वायर हट जाएगा और बीच में क्या लग जाएगा, रूट ए भी लग जाएगा। बस ये इसका फॉर्मूला हो गया। a प्लस 2 एग्जाम्पल के लिए √2 प्लस √3 इसका होल स्क्वायर। इसका मतलब हुआ a की जगह क्या है 2 प्लस 2, यहां पे क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस यहां पे क्या आ जाएगा केवल 3, क्योंकि ये तो हो गई a की वैल्यू, रूट a की वैल्यू, और ये किसकी वैल्यू हो गई, रूट b की वैल्यू। तो a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू। सोल्व कर दो, 2 प्लस 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 6 और ये प्लस 3, 3 को 2 में ऐड किया तो कितना आ गया 5 प्लस 2 √6। ध्यान रखना ये दोनों नंबर कभी भी ऐड नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये रूट का नंबर है, ये 5 है, ये रूट है, ये 5 है, मतलब ये पुरुष है, ये स्त्री है, तो दोनों कैसे ऐड होंगे, नहीं हो सकते। तो ये नंबर कभी भी ऐड नहीं हो सकते। जैसे अपन x में y को ऐड नहीं कर सकते, जैसे अपन x में y को ऐड नहीं कर सकते, वैसे ही अपन एक अंडर रूट का और एक बिना अंडर रूट का नंबर ऐड नहीं कर सकते। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 5 को 2 में ऐड कर देते हैं, 5 को 2 में ऐड कर देते हैं, जबकि इस 2√6 का मतलब है ये 6 कितनी बार है, √6 कितनी बार है, 2 बार है। इस 2√6 का मतलब क्या है, 6 कितनी बार है,
2 बार है, तो इसका मतलब 5 2 में ऐड नहीं होगा, तो इस तरीके का नंबर कभी भी ऐड नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद में आगे है अपना जो अगला टॉपिक है वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। ये पूरा एक फॉर्मूले बेसिस है। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझा देता हूं। यहां पे है, देखो यहां पे है a की पावर m मल्टीप्लाई, इस डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई a की पावर n। इसमें ये जो a है इसको तो अपन बोलते हैं बेस, इसको क्या बोलते हैं बेस, और ये जो ऊपर पावर में है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, इसको क्या बोलते हैं एक्सपोनेंट। अब जो पहला अपना फॉर्मूला है उसमें देखो क्या है कि दोनों जगह ए मतलब ये जो बेस है वो दोनों जगह क्या है इक्वल, दोनों जगह क्या है इक्वल, और एक्सपोनेंट दोनों जगह क्या है अलग अलग। तो जब कभी दो नंबर इक्वल है और मल्टीप्लाई में है, मतलब दो पावर वाले नंबर मल्टीप्लाई में है इक्वल है, मतलब बेस इक्वल है और एक्सपोनेंट अलग अलग है और दोनों मल्टीप्लाई है, तो वो जो पावर है वो आपस में क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। पावर आपस में क्या हो जाती है ऐड। मतलब एग्जांपल के लिए मैंने लिखा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, यहां पे क्या है बेस दोनों जगह इक्वल, तो यहां पे भी क्या आएगा 2, यहां पे भी क्या आएगा 2, और ये जो दोनों पावर है वो आपस में क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। इसका मतलब क्या आ गया 2 की पावर 7। इसका मतलब ये हो गया कि आप 2 की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है 8 और 2 की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है 16। आप अगर 8 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू 2 की पावर 7 की आएगी, वही वैल्यू क्या आएगी 2 की पावर 7 की आएगी। तो अपन इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि अगर दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई है, अगर बेस इक्वल है एक्सपोनेंट अलग अलग है, तो पावर आपस में क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। इसके बाद में अपना जो सेकंड नंबर वाला है वो है कि अगर किसी पावर के ऊपर पावर लगी हुई है, अगर किसी पावर के ऊपर पावर लगी हुई है, मतलब कि a की पावर m और फिर इसके पावर n। इसका मतलब क्या हुआ कि जब किसी पावर के ऊपर पावर लगी होती है तो वो आपस में क्या होती है मल्टीप्लाई हो जाती है, आपस में क्या हो जाती है मल्टीप्लाई। एग्जाम के लिए 2 की पावर 3 और इसके पावर लग रही है वापस से 2, तो इसका मतलब हो गया 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2, मतलब 2 की पावर कितना आ गया 6। इसका मतलब कितना आ गया 2 की पावर 6। या आप ये कह सकते हो कि 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 8 और इसकी पावर कितनी है 2, और 8 की पावर 2 का मतलब होता है 64, भाई 8 का स्क्वायर 64 है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू जो आ रही है वही वैल्यू किसकी आएगी 2 की पावर 6 की आएगी, वही वैल्यू किसकी आएगी 2 की पावर 6 की आएगी। इसके बाद में अपना जो अगला है वो है डिवाइड। इसमें था मल्टीप्लाई, इसमें है डिवाइड। वही है बेस इक्वल है और एक्सपोनेंट अलग अलग है, और लेकिन पहले क्या था मल्टीप्लाई में और अब क्या है डिवाइड में। तो आपको क्या करना है कि जब दो कंडीशन है, एग्जांपल लेता हूं कि 2 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 2, ये कंडीशन है, मतलब दोनों जगह बेस क्या है इक्वल और एक्सपोनेंट क्या है अलग अलग, और दोनों क्या है डिवाइड। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि दोनों जो एक्सपोनेंट है वो आपस में क्या हो जाएंगे माइनस, मतलब ये जो है ये जो दोनों का बेस इक्वल है तो बेस तो अपन जो इक्वल है वो ले लेंगे और इस पावर को इस पावर में से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 2 की पावर 1। या फिर इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 की पावर 3 है तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और नीचे है 2 मल्टीप्लाई 2, तो यहां से 2 से 2 टाइम्स क्या हो गया कैंसिल, तो यहां पे क्या बचा 2 की पावर 1। इस तरीके से सोल्व कर सकते। इसके बाद में है अपना नेक्स्ट कि जब यहां पे क्या था बेस इक्वल था एक्सपोनेंट अलग अलग थी, अब क्या है बेस अलग अलग है और एक्सपोनेंट इक्वल है, बेस अलग अलग है और एक्सपोनेंट इक्वल है। मतलब एग्जांपल 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, यहां पे क्या है बेस तो अलग अलग है लेकिन एक्सपोनेंट क्या है इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर है ये तो आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, मतलब 6, और दोनों की पावर सेम है तो यहां पे भी क्या लग जाएगी ये लग जाएगी। इसका मतलब ये होगा 6 की पावर कितना हो गया 36। इसका मतलब क्या हो गया
36। 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर इसको 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो आप 9 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो या 36 इक्वल आ गया। मतलब आप इसको अलग अलग सोल्व करेंगे तो भी कितना आएगा 36, या फिर इस टाइप से सोल्व करोगे तो भी कितना आएगा 36। इसके बाद में है अगला a की पावर 0, a की पावर 0। a यहां पे कोई नंबर है, a यहां पे क्या है कोई भी नंबर है, एनी नंबर कोई भी नंबर हो सकता है। एग्जांपल के लिए मैंने लिया कि 5 की पावर 0, इसका मतलब होता है 1। मतलब किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 1, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 1। चाहे वो नंबर कैसा ही हो उसकी पावर हमेशा क्या होगी 1 होगी, ठीक है। चाहे वो नेगेटिव नंबर हो चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो उसकी पावर हमेशा क्या होगी, अगर 0 है मैंने लिखा -2 की पावर 0 तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी 1, उसकी वैल्यू भी क्या होगी 1। इसके बाद में है 1/a की पावर n, 1/a की पावर n, मतलब 1/a की पावर n का मतलब हो गया 1/a की पावर n, मतलब नीचे कोई नंबर है पावर में। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा 1/2 की पावर 3, तो ये ऊपर जब अपन इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव में हो जाएगा a की पावर -n। मतलब जब ये नंबर अपन इसको ऊपर लेके आएंगे पावर को, तो किसी भी पावर को डिनोमिनेटर में से अगर अपन उसको न्यूमिनेटर में लाते हैं तो वो पावर किस में हो जाती है नेगेटिव में, वो पावर किस में हो जाती है नेगेटिव में। वन अपॉन a की पावर n, जब अपन इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव में। एग्जाम्पल के लिए 1/2 की पावर 3, अपन इसको ऊपर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर -3। डिनोमिनेटर में अगर कोई पावर में है और अपन उसको न्यूमिनेटर में लाएंगे तो वो पावर किस में हो जाएगी नेगेटिव में हो जाएगी। इसके बाद में है a की पावर, इसके बाद में है √a, यहां पे है n, इसका मतलब है a की पावर 1/n। मतलब इधर से आओ कि अगर कोई नंबर है जिसकी पावर फ्रैक्शन में है, जैसे 1/2, कोई नंबर है जिसकी पावर है फ्रैक्शन में, लाइक 2 की पावर 1/2, तो इसका मतलब होता है इस नंबर को अपन इस ऐसे लिख सकते हैं, ये जो है ये जो 2 है इस 2 को यहां पे छोटा सा और ये 2। दूसरा एग्जांपल जैसे मैंने लिया 2 की पावर 3, इसकी पावर है 1/3, तो इसका मतलब हो गया ये 3 यहां पे आएगा और यहां पे आएगा 2/3। इस तरीके से अपन इसको क्या कर सकते हैं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब अगर कोई पावर है तो। इसके बाद में है अगला अपना a की पावर, अगर कोई नंबर है जिसकी पावर है फ्रैक्शन में, कोई नंबर है जिसकी पावर किस में है फ्रैक्शन में, जैसे मान लो कोई नंबर है 2, इसकी पावर है 2/3, 2 की पावर 2/3। इसका मतलब यह हुआ कि अगर यह समझ लो इस 2 के साथ में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1, भाई 1 को किसी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है, तो मैंने 1 कर दिया। अब इसको 1 कर दिया तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/3, ऐसे लिख सकता हूं भाई। 2 की पावर 2 को अलग कर लिया क्योंकि पावर और उसके ऊपर पावर के ऊपर पावर होती है तो आपस में क्या होती है मल्टीप्लाई। तो इस नंबर को मैं ऐसे भी लिखूं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, तो जब किसी नंबर पावर के ऊपर पावर होती है तो वो आपस में क्या होती है मल्टीप्लाई, लिख दिया। और जब इसको सोल्व करूंगा तो क्या आएगा 2 की पावर 2/3, यही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई नंबर है जिसकी पावर फ्रैक्शन में है, जैसे मैंने ये लिया था 2 की पावर 2/3, तो इसका मतलब अब यहां से आओ कि जैसे ये नंबर था 1/n, तो ये अपन यहां लगा रहे तो इसमें भी अपन क्या करेंगे इसको तो लगा देंगे यहां पे, और ये जो 2 है वो लग जाएगा अंदर, ये जो 2 लग जाएगा वो कहां लग जाएगा इसके अंदर लग जाएगा। यहां पे भी लग रहा है,
यहाँ पे भी जब अपन ने ये किया था तो यहाँ पे भी 1 की पावर 1 आ रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1/2 है, तो ये 2 तो बाहर आ गया, ये जो 1 है वो यहाँ पे लग जाएगा। तो जब कोई इस टाइप का कोई नंबर है जिसकी पावर में 1/2 है, तो जो न्यूमिनेटर है वो तो हो जाएगा रूट के अंदर, और जो डिनोमिनेटर है वो इस रूट के बाहर यहाँ पे लग जाएगा। यहाँ बाहर लगाने का मतलब ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये होता है पावर का डिवाइडेशन। मतलब जैसे अपन 2 × 2 करते हैं, मतलब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई में 4 आता है, तो 4 को अपन कितने बार डिवाइड करेंगे, 2 बार। भाई 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। जैसे 2 का स्क्वायर 4, तो 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 का क्यूब कितना 8, तो 8 का क्यूब रूट 3, तो ये वो 3 और 4 है, 2, 8 का क्यूब रूट 2, इस टाइप से। इसके बाद में है अगर कोई फ्रैक्शन, मतलब कोई एक्सपोनेंट अगर कोई पावर माइनस में, डिनोमिनेटर में माइनस में है, 2 की पावर -3, 2 की पावर -3, तो अपन क्या करेंगे, जब अपन ने ये किया था 1/a की पावर n, जब किसी डिनोमिनेटर पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो किस में चली जाती है, नेगेटिव में, क्योंकि ये पावर पॉजिटिव है, जब इसको न्यूमिनेटर में लाएंगे तो पॉजिटिव है। अब यहां पे पावर क्या है, नेगेटिव, तो अपन इसको ऊपर लेके आएंगे, तो ये किस में आ जाएगी, पॉजिटिव में। ये किस में आ जाएगी, पॉजिटिव में। अगर कोई नीचे पॉजिटिव में है उसको अपन ऊपर लाएंगे तो वो आएगी नेगेटिव में, अगर कोई नीचे नेगेटिव में उसको ऊपर लाएंगे तो वो किस में आएगी, पॉजिटिव में। ये है अपना लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। ये अपने इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, ये इस चैप्टर का क्या है, लास्ट टॉपिक। इस चैप्टर में अपन ने इसमें जितनी भी चीजें अपने पढ़नी है वो सब ने अपन एक्सप्लेन कर ली। अब जो अपना नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा इसके एक्सरसाइज का, जो अपन नेक्स्ट वीडियो में इसकी बात करेंगे। थैंक यू।